नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। आज हम बात करेंगे एडवोकेट एक्ट 1961 में जो अमेंडमेंट होने जा रहे हैं महत्वपूर्ण उसके लिए एक जो बिल प्रपोज किया गया है हमारे सामने, जो रखा गया है और सजेशंस मांगे गए हमसे, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो पहला जो चेंजेस देखने को मिल रहा है वो एक्सपेंशन ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर डेफिनेशन। कानूनी व्यवसायी जो है उनकी परिभाषा का एक्सपेंशन किया गया, मतलब विस्तार किया गया है। तो उसके अंदर लीगल जो प्रैक्टिशनर है वो शामिल है, साथ में कॉर्पोरेट लॉयर्स को भी शामिल किया गया है, इन हाउस काउंसिल को भी शामिल किया गया। इन हाउस काउंसिल क्या होता है? कॉर्पोरेट लॉयर आपको पता है, जो कंपनीज विभिन्न जो लॉ फर्म्स उनके अंदर काम करते हैं एडवोकेट्स, उनको कॉर्पोरेट लॉयर्स कहते हैं। ऐसे ही अगर बात करें इन हाउस काउंसिल कौन होते हैं, तो मैं बता दूं कि जैसे एक कंपनी है और उसका कोई कानूनी सलाहकार है, ठीक है, और वो अपने घर से बैठ के काम कर रहा है, या कहीं किसी कंपनी किसी और प्रदेश में चल रही है, वो किसी और जगह से काम कर रहा है, तो इस तरह के काउंसिल जो होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं जो कंपनी के, उनको हम इन हाउस काउंसिल कहते हैं। और इसके साथ उन लोगों को भी इस लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन में शामिल किया गया है जो किसी जैसे प्राइवेट कोई कंपनी है उसके अंदर लीगल वर्क में संलिप्त है, मतलब इंगेज्ड है। ऐसे ही गवर्नमेंट जैसे कोई अथॉरिटीज हैं या गवर्नमेंट कोई ऑफिसेज हैं, उनके अंदर कोई अगर लीगल वर्क में इंगेज्ड है तो वो लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओज हैं, उनके अंदर अगर कोई इंगेज है लीगल वर्क में तो वो लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। और स्टैट्यूटरी बॉडीज बहुत सारी होंगी, उनके अंदर भी अगर कोई इस तरह से इंगेज है तो वो लोग भी इसके अंदर शामिल किए जा रहे हैं। एक प्रपोजल जो है वो ये है। अब मैं यही आपसे कहूंगा कि क्या इससे फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये हमें आपने बताना है कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। मैं यहाँ सिर्फ आपको ये लॉ बताने आया हूं कि ये क्या बेसिक चेंज हो रहे हैं, क्या प्रपोजल है, क्या चेंज करने वाली है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल के थ्रू। तो पहली चीज तो ये थी। अब दूसरी चीज समझते हैं हम कि दूसरी चीज क्या है। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें हमारे एग्जीक्यूटिव में नॉमिनेटेड की जगह इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो और एक जो चेंज करने वाली है वो ये कह रही है कि 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अपॉइंट करेगी, कोई 3 लोग। अब ये कौन 3 लोग होंगे ये बिल के बारे में नहीं बताया, तो ये भी आपको देखना कि इससे क्या एग्जीक्यूटिव कमेटी पे प्रभाव पड़ेगा, क्या उसके डिसीजंस पे प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जो दूसरा चेंज है वो ये है। अब तीसरा जो चेंज है वो 2 जो फीमेल हैं, एमिनेंट फीमेल्स लॉयर्स हैं, उनको कोऑप्टेड करने की बात कही गई है बीसीआई के अंदर। यानी बीसीआई में जो इलेक्शंस के जरिए लोग जाते हैं तो उनमें 2 फीमेल के लिए सीट्स रिजर्व करने की बात की गई है। और ऐसी फीमेल कौन होंगी? ये एमिनेंट्स फीमेल होंगी एडवोकेट्स, मतलब विख्यात या प्रख्यात कोई जो विद्वान वकील होंगी, वो ये 2 लेडी होंगी और इनको कोऑप्टेड बात करिए। कोऑप्टेड क्या होता है इसका मैं मतलब बताऊं। कोऑप्टेड का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को किसी पर्सन को एक ऐसी जगह पे अपॉइंट कर देना, किसी बॉडी में या किसी और जगह, और उसका इलेक्शन के द्वारा जानने की जगह डायरेक्टली उनको अपॉइंट कर देना, वो होता है कोऑप्टेड। तो एक बात ये कही गई है। तो अब आपको इसके बारे में भी बात आपको खुद ही जवाब देने हैं कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा क्योंकि बहुत विवादित मुद्दा है और मैं कहूंगा नहीं बिल्कुल इसके बारे में। तो ये चीज आपको दिमाग लगाना कि इससे क्या फर्क पड़ेगा बीसीआई के अंदर और क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। तीसरी बात ये थी। चौथी बात जो ये है कि जो लीगल प्रैक्टिशनर है, जो हमारी जो इस डेफिनेशन के अंदर आ रहे थे, जो वकालत के पेशे में है, ऐसे लोगों को हर 5 साल में अपने एड्रेस का, अपनी डिग्री का और अपने चैम्बर्स का, इन सब चीजों का वेरिफिकेशन कराना होगा। अब वो ये वेरिफिकेशन जो कराना होगा वो पीरियड वेस्ट होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये होता है कि ताकि इससे सटीकता पता चलती रहे, एक पारदर्शिता रहे, ये चीजें रहे, इसके लिए चीजें कराई जाती है। और इस तरह की चीजें ज्यादातर सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह होती है उनमें कराई जाती है, ताकि ये पता चलता रहे कि उनकी इफिशिएंसी ठीक है या नहीं है, उनका वर्कलोड कैसा क्या है। इन सब चीजों को पता करने के लिए ये जो समय के साथ साथ जो ये कराए जाते हैं वेरिफिकेशन, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जो बिल के अंदर ये प्रपोजल दिया गया है कि हर 5 साल में एडवोकेट का भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अब ये किस हद तक सही है ये आपने देखना है। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं हम। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हुए हैं चेंजेस वो ये कि जो फॉरेन लॉज हैं, जो फॉरेन लॉ फर्म्स हैं और उनके लॉयर्स हैं, उनको भी परमिशन दी जा रही है इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए। और उनको प्रैक्टिस करने के लिए वो लॉ फर्म्स हैं, वो गवर्न जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल बनाएगा, उससे होगा, ना कि एडवोकेट एक्ट 1961 से होंगे। तो अब ये भी देखने वाली बात है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए कुछ सब्सिडी देकर रूल बनाएगी, क्या चीजें करेगी। ये क्वेश्चन बहुत सारे मन में आते हैं, उठते हैं कि उनके लिए क्या वो सब्सिडी लाएंगे, क्या उनको प्रायोरिटी बेस पे कुछ चीजें देंगे। वो देखने वाली बात होगी क्योंकि वो एक अलग रूल से रेगुलेट होंगे, जिस रूल से इंडियन लॉयर्स रेगुलेट नहीं होंगे। तो ये भी सारी चीजें देखने वाली बात है, ये भी मैं आपको सोचने के लिए आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ।
तीसरी चीज इन्होंने ये कही है कि अभी तक एडवोकेट जो था अपने पर्टिकुलर स्टेट जो बार काउंसिल है उसके अंदर एनरोल्ड होता था और उसको प्रैक्टिस के लिए एक एआईबी का बीसीए के द्वारा एक प्रैक्टिस सर्टिफिकेट लेना होता था, उस एग्जाम को क्लियर करके वो प्रैक्टिस कर सकता है। इसके अलावा भी अब इन्होंने जो तीसरा एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो चेंज करा है वो ये कि अब आपको आपका जो बार एसोसिएशन है, आप जिस कोर्ट के अंदर जिस भी ट्रिब्यूनल या जिस भी आर्बिट्रेशन के अंदर आप काम कर रहे हो उसका एक एसोसिएशन होता है, उस एसोसिएशन के अंदर आपको रजिस्टर्ड कराना होगा इनिशियल जहां आप कर रहे हो। और अगर आप कोई प्लेस दूसरा चेंज कर रहे हो तो विद इन 30 डेज वहां से आपको अपना वो कैंसिल कराना पड़ेगा और वहां कराना पड़ेगा। तो ये एक बाध्यता आ जाती है कि एक तरह से मुझे इसमें ये जो देखने को मिल रहा है कि एक तरह से एक एडवोकेट को लिमिटेड किया जा रहा है उसको, कि आपको इसी एरिया में रह के काम करना है। तो ये कहां तक सही है कहां तक गलत है ये चीज भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और इस चीज को आपको ही देखना है। और एक जो महत्वपूर्ण जो किया गया है कि ये ट्रेनिंग की बात करी गई, प्री और पोस्ट ट्रेनिंग की बात करी गई, एडवोकेट्स की जो एनरोल्ड के बाद जो होती है उसकी भी बात करी गई, तो वो भी क्या फायदे देगी हमें, क्या नुकसान देगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है जिसके लिए हमारे एडवोकेट साथी, हमारे वकील साथी सभी लोग जो विरोध कर रहे हैं वो ये है कि स्ट्राइक का जो बाइकट का जो वो है उसके ऊपर इन्होंने रोक लगाने की कोशिश की है। उसके लिए प्रपोजल दिया कि अगर इस तरह से करते हैं, अगर कोई बाइकट कोड करता है या स्ट्राइक करता है तो उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। इट मीन्स आपके ऊपर डिसिप्लिनरी जो एक्शंस है वो होगा और इसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट दी जाएगी जो भी लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है। तो इस चीज का बहुत विरोध हो रहा है कि हम अपनी बात के लिए अब स्ट्राइक भी नहीं कर पाएंगे। ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इससे कितना असर पड़ेगा वर्क पे और कितना फ्रीडम छीनेगी, क्या चीजें होंगी, ये सब देखने वाली बात है और इसी को लेकर स्ट्राइक भी चल रही है। और एक जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो मैंने आपको बताया था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो तीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर हैं उनको नॉमिनेटेड करने की बात करी गई और उनको ये भी कहा गया कि वो पावर भी इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है, उनको डायरेक्शंस देने की पावर भी होगी। तो इसका भी कहीं ना कहीं बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। एक तरह से मैं कहूँ तो पावर को एक जगह पे ले जाने का जो है, एकीकरण करने का पावर का वो काम किया जा रहा है। तो इससे क्या क्या निगेटिव होंगे और क्या इसके फायदे होंगे वो भी मैं सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट ओपेंटेड चीजें थी वो थी। और दूसरी ये चीज थी कि जो बगैर जैसे लॉ डिग्री के प्रैक्टिस में आ जाते हैं, बहुत सारे दलाल हैं ये काम कर रहे हैं, तो उनको पनिशमेंट का प्रोविजन पहले भी था, अब उस पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया। अब इसमें जो मेन एक खतरनाक जो प्रोविजन जोड़ा है वो बड़ा खतरनाक जोड़ा, और वो ये है कि अगर इससे किसी क्लाइंट को लॉस होता है, अगर कोई व्यक्ति अगर करा और वो मिसकंडक्ट कर रहा है अपनी प्रैक्टिस के दौरान और उससे किसी क्लाइंट का लॉस होता है, कुछ भी होता है, तो सारी रिकवरी उस एडवोकेट से की जाएगी और उससे कंप्लेंट की जाएगी और उससे 2 साल और 3 साल तक की कन्विक्शन भी, 2 साल तक की कन्विक्शन का भी प्रोविजन है। और अगर किसी एडवोकेट को 3 साल की कन्विक्शन अगर कहीं होती है तो उसको 2 साल और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही स्टेट काउंसिल उसको दोबारा से नोटिफाई कर सकती है। उनके ऊपर छोड़ दिया, जैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड के बहुत सारे लोग हैं, उनकी डिग्री की रिगार्डिंग और उनकी एनरोल्ड के रिगार्डिंग भी चीजों को बार काउंसिल के ऊपर छोड़ा गया। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण जो थे वो मैंने आपको बता दिए, जो बेसिक चेंजेस इस बिल के अंदर देखने को आए और जिसको लेकर इस चीज का विरोध चल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस टॉपिक के ऊपर सभी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये टॉपिक इतना आसान नहीं है। एक तरह से पूरी तरह से न्याय व्यवस्था को अफेक्ट करेगा कि अभी जो एडवोकेट्स हैं उनके रिगार्डिंग आपने सही से रूल नहीं बना पाए। अगर मैं आपको बात एक कहूं तो एक तरह से जितने पीपीस कोर्ट के अंदर चाहिए, जितने जजेस चाहिए, उतने भी लोग अभी तक हमारे जुडिशरी सिस्टम में या न्याय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। और इन सब के बावजूद अगर नए आप रूल्स लाते हो और उनके रिगार्डिंग उन चीजों को संभालना आपके लिए कितना मुश्किल होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आई होप मैं क्या क्या नया बिल के अंदर प्रपोज किया गया वो मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।